नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस शेषा तक के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज से करीब 23 वर्ष पहले साल 2001 के भीतर एक फिल्म आई थी और फिल्म का नाम होता है लव के लिए कुछ भी करेगा, यानी प्यार के लिए कुछ भी करेगा। कुछ इसी अंदाज में आज 2024 में एक फिल्म अगर अप्रत्यक्ष रूप से रिलीज भी हो रही है और उस चलाया भी जा रहा है, बिना सेंसर सर्टिफिकेट के ही चल रहा है। और उस फिल्म को अब आज के कथानक के दौर में, अगर आज की परिस्थितियों के दौर में देखें तो उस फिल्म का नाम आज क्या हो सकता है? वोट के लिए कुछ भी करेगा, चुनाव के लिए कुछ भी करेगा। तब जो फिल्म आया था प्यार के लिए कुछ भी करेगा, यानी लव के लिए कुछ भी करेगा। और आज यही फिल्म अगर नए अंदाज में बनता 2024 के भीतर तो इसका नाम कुछ यही होता, वोट के लिए कुछ भी करेगा। वोट के लिए किसी भी तरह की परिस्थितियों में देश को झोंक दो, डाल दो, टाल दो। दोस्त के लिए तमाम सांप्रदायिक तत्वों का इस्तेमाल जैसे भी हो सकता है उसको करना शुरू कर दो। आज देश इन्हीं परिस्थितियों के भीतर झूलता हुआ, लटकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इन्हीं तमाम परिस्थितियों को अगर आप काफी बारीकी तरीके से बहराइच की घटना उत्तर प्रदेश के भीतर अगर देखेंगे, वहां पर जो घटना हुई है उन तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर भी इसको समझ सकते हैं। एक केंद्रीय मंत्री होते हैं गिरिराज सिंह, बिहार के सेंसिटिव इलाकों के भीतर वो अपनी एक यात्रा लेकर के निकलते हैं। जी हां, अदालत रूपी प्रोग्राम के भीतर भी वो शामिल होते हैं तमाम सारे मीडिया चैनलों के ऊपर। और उसके साथ साथ मुजफ्फरपुर के भीतर जाकर के एक बयान भी देते हैं कि मैं तो किशनगंज से लड़ना चाह रहा था, भले ही मेरी जमानत जब्त हो जाए। और आप इसी चश्मे से सलमान खान, बॉलीवुड स्टार, सुपरस्टार, और बाबा सिद्दीकी के साथ जो घटना हुई है उसको भी देख सकते हैं, जो उनकी हत्या हुई है उनको भी देख सकते हैं। इन संदर्भ के भीतर भारत देश के 3 बड़े लोगों के बयान को भी आप सुन सकते हैं। एक तो प्रधानमंत्री पद पर आसीन है नरेंद्र मोदी जी, उनकी बात क्या कहा जाए इस दौर में, उनका बयान देख लीजिए। सांप्रदायिकता को लेकर के कौन बट रहा है, कौन किसको बांट रहा है, कौन किसको नहीं बांट रहा है, किसके हारने पर कौन महफिल सजाएगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, क्या बयान होता है? बटेंगे तो कटेंगे, बांग्लादेश की याद दिलाई जाती है, वही हालत होगी। वही तीसरी ओर कमोबेश इसी तरह से, इसी तमाम अर्थों से जुड़े हुए बयान आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का भी होता है। और एक और इस सारे बयान चलाए जाते हैं। और इन तमाम बयानों के साथ साथ अगर आप गौर करें तो इसके बाद इस देश के भीतर तमाम तरह की घटनाओं का अचानक इस तरह से कैसे बढ़ जाता है। बहराइच से, उत्तर प्रदेश के बहराइच से जो फुटेज आया वो आपने देखा होगा। गोपाल मिश्रा नाम का एक नौजवान, एक व्यक्ति इसका भेंट चढ़ गया। गोपाल मिश्रा का वो वीडियो क्लिप भी आप देखे होंगे, जिसको कथित तौर पे उसका वीडियो बताया जाता है, जिसमें एक घर के ऊपर चढ़ करके हरे झंडे को तोड़ रहा है वो, और उसमें उस घर की छत की रेलिंग गिर जाती है। उसके बाद की परिस्थितियों के भीतर काफी दुखद, और काफी दुखद अंत कह सकते हैं गोपाल मिश्रा को। लेकिन एक कोई अकेला घटना नहीं होता ये। उत्तर प्रदेश के भीतर ही भीड़ के द्वारा इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के साथ क्या कुछ हुआ था, आपको ध्यान है? महाराष्ट्र के भीतर बाबा सिद्दीकी के साथ 2 दिन पहले क्या हुआ था? और देश के अलग अलग हिस्सों के भीतर अगर आप देखें तो माहौल को कैसे बनाने की कोशिश की जा रही है। जब से 4 जून को लोकसभा चुनाव का नतीजा देश के अंदर आया 2024 का, उसके बाद से ऐसा लगा कि इस भारत देश के भीतर सामाजिक न्याय की धारा की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति को दबाती जा रही है, या फिर कहे दबाने की दिशा में आगे बढ़ चली है। उसके बाद से नए तरह से मॉड्यूल और सत्ता के शीर्ष पर काबिज बैठे हुए तमाम बड़े बड़े नेताओं के द्वारा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाला कई बयान, सब कुछ सामने आ रहा है। और इसी बीच ये तमाम सारे घटना भी हो जा रहा है। आखिरकार ये परिस्थिति 4 जून 2024 के बाद कैसे उत्पन्न हुआ, किसने तैयार किया, क्यों तैयार किया गया? और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद जब वोट प्रतिशत करीब करीब बराबर पैरेलल दिखता है, तब फिर देश के दूसरे हिस्सों में जहां पर विधानसभा का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, झारखंड का चुनाव आने वाले समय में, दिल्ली में चुनाव होने हैं, बिहार के भीतर चुनाव होने, इन तमाम जगहों के मद्देनजर, इन तमाम चुनावों के मद्देनजर इस तरह के माहौल बनाया जा रहा है। इस देश का निर्माण 15 अगस्त 1947 को ही नहीं हुआ। इस देश की साझी विरासत और साझी संस्कृति का वसुधैव कुटुंबकम के परंपरा के साथ इस देश के भीतर चल रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिना, वहां इस सब बातें जो कर वहां तक से भारत का ये। लेकिन आजकल चुनावी हिंदुत्व की बात करने वाले तमाम लोग एक बिल्कुल एक नए अंदाज के साथ राजनीति क्यों देश के भीतर करना चाहते हैं। राजनीति समाज को जोड़ने के लिए होता है, समाज को तोड़ने के लिए नहीं होता है। राजनीति समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए होता है।
किसी को मुख्य धारा से उसको वंचित करने के लिए नहीं होता। कपड़ों से लोगों की पहचान करने के लिए राजनीति नहीं की जाती है। और इन तमाम चीजों से आगे निकल करके एक नई परिस्थिति को निकलते हुए अगर देखें तो मई जून के महीने में शिमला बना देने की बात भी आपने सुना होगा। बलवाइयों को उल्टा टांग देने की बात भी देश के गृह मंत्री बिहार दौरे के भीतर पिछले साल कर रहे थे बातें। लेकिन क्या हो गया? सब कुछ आपके सामने है। और जब तमाम सारी चीजें हो जाती है तो एक आईपीएस अधिकारी को आपने देखा होगा कि कैसे किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हुए उनकी एक फुटेज वायरल होती है और कराई भी जाती है। बहराइच के भीतर भी हुआ, उत्तर प्रदेश के बहराइच के भीतर। लेकिन सबसे बड़ा मौजूदा समय में सवाल अक्ष प्रश्न यही होता है कि आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों आई, ऐसी नौबतें क्यों आई। इन तमाम परिस्थितियों को समझने के लिए आपको 1990 के दौर में वापस जाना पड़ेगा। आज से 34 साल पहले क्या हुआ था? उस दौर में रामो वामो की सरकार चल रही थी केंद्र के भीतर। प्रधानमंत्री पद पर विश्वनाथ प्रताप सिंह आसीन थे और सरकार की 2 बैसाखियां सरकार का समर्थन उस दौर में कर रही थी। एक लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी और वहीं दूसरी ओर वाम मोर्चा। 2 अलग अलग दक्षिण पंथ और वाम पंथ के बैसाखियों पर टिकी हुई विश्वनाथ प्रताप का सरकार अपने स्थिरता को लेकर के, जिसको उस टाइम में कोई भरोसा नहीं था, उसने 7 अगस्त 1990 को सामाजिक न्याय के लिए एक बहुत बड़ा पीरा उठाया था। सालों से करीब करीब 1 दशक से धूल फांक रही मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला किया था। उसके बाद क्या कुछ हुआ सबको पता है। छात्र सड़क पे उतर आए, दुखद घटनाएं हुई और आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा निकाली। काफी बवाल हुआ। वो यात्रा अयोध्या पहुंच नहीं पाई। समस्तीपुर के भीतर ही उनका रथ पंचर हो गया। यानी बिहार के समस्तीपुर के भीतर लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा लिया गया लालू प्रसाद यादव के द्वारा। एक तरफ जातीय गोलबंदी, दूसरी तरफ जातीय गोलबंदी करने के लिए मतलब तमाम तरह की कवायद उस दौर में चल रहे थे। और इसलिए उस समय में इस तरह की हुई क्योंकि समाज जातियों के आधार पर अपने अधिकार को लेने के लिए जब आगे बढ़ता हुआ दिख रहा था तो उस कास्ट लाइन को भुला करके, उसको फीका करने के लिए, उसको धूमिल करने के लिए चुनावी हिंदुत्व का बिसात रामलला के नाम पर बिछाई गई। रामलला के नाम पर बहुतों को सत्ता मिल गई। जाति की राजनीति के ऊपर भी बहुत सारे लोगों को सत्ता मिल गई देश के भीतर। लेकिन आज भी इस भारत देश के भीतर गरीब, हाशिए पर पड़े हुए तबका काफी मतलब काफी बद से बदतर स्थिति में जीता है जीवन अपना। खुद नरेंद्र मोदी की सरकार कहते हैं कि हम 80-82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देते हैं। 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी आज राशने पे ही 82 करोड़ लोगों को इस लायक छोड़ रखा है, इस देश की अर्थव्यवस्था को इस तरह के बना रखा है। तो फिर ऐसे में राजनीति करने के लिए सांप्रदायिकता और जातिवाद, सांप्रदायिकता बनाम जातिवाद की राजनीति। आखिरकार सामाजिक न्याय की बात करना कहीं से कोई बुराई नहीं है, कोई कतई नहीं। सांप्रदायिक राजनीति जितना बुरा नहीं, क्योंकि एक काफी साफ साफ परिस्थिति इस भारत देश के भीतर होता है कि समाज कई स्तर पर बटा होता है। अब स्तर की बात छोड़ दीजिए, लेयर की बात छोड़ दीजिए, कई सारे उसके अंदर सब लेयर हो गए, सब डिवीजन, जिसमें समाज बटा हुआ है आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, शैक्षणिक आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, जाति के आधार पर। तमाम वंचितों की एक संख्या जो तादाद जो बन गई है, तो उनकी सही सही काउंटिंग के लिए, सही सही पहचान के लिए जाति जनगणना, कास्ट सेंसस कोई बुरी बात नहीं है। जाति जनगणना के बाद टारगेट ग्रुप तक, टारगेट व्यक्ति तक पहुंचना, कोई हाशिए में पड़े हुए तबके तक पहुंचना कोई जरूरी बुरी बात नहीं है। पिछले साल जब बिहार के भीतर जाति जनगणना हुई तो तमाम सारी चिंताएं थी, खास करके राइट विंगर्स के, दक्षिणपंथी सोच के लोग जो थे, उनको सामाजिक ये फलाना बढ़ जाएगा, ढकाना हो जाएगा, समाज बढ़ जाएगा, इस तरह की पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, इस तरह की बातें चल रही थी उस दौर में। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जब डाटा सामने आया, आंकड़े सामने आया, तो क्या अगरा, क्या पिछड़ा, क्या दलित, क्या अति पिछड़ा, क्या आदिवासी, क्या अल्पसंख्यक, मतलब कोई भी ऐसी कम्युनिटी नहीं थी, कोई भी ऐसा स्तर नहीं था, कोई भी ऐसा लेयर नहीं था, कोई ऐसा लेवल नहीं था जिसके बीच कम से कम 1/4 लोग गरीबी रेखा के नीचे नहीं गुजर बसर कर रहे हो। 94 लाख परिवार पाए गए बिहार में कि वो गरीबी रेखा से नीचे। इसी के लिए कास्ट सेंसस, जाति जनगणना की जरूरी है। एक तरफ जाति जनगणना की बात हो रही है, दूसरी तरफ पीडीए की उत्तर प्रदेश में बात हो रही है। जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात की जा रही है। और इसके साथ साथ समाज के अलग अलग वर्गों के मुद्दे, पेंशनर के मुद्दे, सरकारी कर्मचारियों के पेंशन के मुद्दे को देखिए, अग्निवीर के मुद्दों को देख ले, देश में किसानों के एमएसपी गारंटी को देख ले,
इन तमाम सारे मुद्दे, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे देख ले, गरीबी में जीने वाले व्यक्ति के मुद्दे देख ले, तमाम सारे मुद्दे एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं एक धागा में। फिर एक तरफ कास्ट आइडेंटिटी ऊपर उठ रही है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के भीतर एक मजबूत चुनावी नतीजा दिया, आपने देखा भी, और इस पूरे भारत देश के भीतर इस तरह की फैलने की तरफ आगे निकल रहा है। तो उसके मुकाबले के लिए बटोगे तो कटोगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अधिकार के बात करने पर बटोगे तो फिर कटोगे। ये कौन सी राजनीति है, कौन सी बातें होती है? अगर कोई पिछड़ा वर्ग अगर अपनी भागीदारी की बात करता है, अगर कोई अति पिछड़ा दलित या आदिवासी वर्ग अपने मुख्य धारा में आने की बात करता है, अगर कोई इस देश के भीतर गरीब स्वर्ण अगर मुख्य धारा में आने की बात करता है, अपनी भागीदारी की बात करता है, तो क्या सत्ता में रहने वाले लोग ये कहेंगे कि बटोगे तो कटोगे, फिर माहौल को सांप्रदायिक एंगल दे दिया जाएगा? बात मूलतः इतना ही है कि एक तरफ सांप्रदायिकता की राजनीति है देश के भीतर, और उस सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाले तमाम नेता, तमाम लोग वो कास्ट लाइन की बात करने से, वंचना से बात करने से, सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस की धारा की बात करने से ठीक वैसा ही भड़क उठते हैं जैसे गांव में कहते हैं ना कि सांड को लाल कपड़ा दिखाओ तो भड़क उठता है, और उसी को काट के लिए किसी न किसी रूप में सांप्रदायिकता का समावेश समाज के भीतर घुसेड़ दिया जाता है। 240 पे सरकार चलाने की आदी नहीं रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। सरकार तो 272 के प्लस पे सरकार चलाने की आदी रही है, बहुमत की सरकार चलाने की आदत रही है, चाहे 2002, 2007 और 2012 के भीतर गुजरात रहा हो नरेंद्र मोदी जी के लिए, या फिर 2014 और 2019 में दिल्ली रहा होगा, यानी केंद्र की सरकार रही होगी। इन तमाम 22 साढ़े 22 सालों में पूर्ण बहुमत का सरकार चलाने के आदी रहे हैं। सामाजिक न्याय, नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस, तमाम सारी चीजें इस दौर में कहां, वो अटल जी के जमाने में हुआ करती थी, वो सुरजीत के जमाने में होती, वो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में होती थी। आज के दौर में एकमात्र कोशिश यही की जाती है कि सांप्रदायिकता एक ऐसी अफीम होता है जिसको कार्ल मार्क्स ने भी कहा था। क्या कहा था? धर्म एक ऐसी अफीम है जिस अफीम को सुंघा करके इस देश के भीतर सत्ता कायम रखने की भरपूर प्रयास की जाती है। जनता अपने मुद्दे से भटके रहे, हमेशा जनता अपने मुद्दों के ऊपर ना जाए, चाहे उसके लिए कितने भी बहराइच क्यों ना हो जाए, चाहे उसके लिए कितने भी गिरिराज सिंह किसी भी यात्रा को निकल करके कहीं भी कभी भी कैसे भी निकल जाए, चाहे उसके लिए कोई भी अप्रिय घटना देश के भीतर क्यों ना करना पड़ जाए, लेकिन सांप्रदायिकता देश के भीतर जारी रहेगी। आखिर समाज के भीतर वैमनस्य पैदा करने की कोशिश लगातार की जाएगी। आज क्या कुछ होता है, मई जून के भीतर शिमला बनाने की बात कर दी जाती है। कौन सा शिमला बना हुआ बैराज के भीतर? 100 बात की एक बात यही होती है कि चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की राज्य हो, राजनीति हो, सरकार हो, या सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इस प्रकार से आ जाती है कि एडीजी लेवल के व्यक्ति उस आईपीएस ऑफिसर फील्ड के भीतर उतर जाता है, कर्फ्यू लगाना पड़ जाता है, तो पूरे इलाके के भीतर एक तरह से कहे सांप्रदायिकता तनाव की स्थिति बन जाती है। तो फिर ये राज्य सरकार के फेल्योर के सिवा और क्या होती है? 2013 के भीतर मुजफ्फरनगर के हालात खराब हुए थे उत्तर प्रदेश के भीतर, तो अखिलेश यादव का प्रशासन उससे दोष मुक्त नहीं हो सकता था। ठीक कुछ इसी प्रकार से 2024 के भीतर भी बैराज की हालत खराब होते हैं, तो योगी आदित्यनाथ का प्रशासन उससे दोष मुक्त नहीं हो सकता ना। आखिर सांप्रदायिकता बिना सत्ता के संरक्षण के, या फिर कहे कि बिना सत्ता के, दोनों में से कोई एक बात होगी, उसके अलावा नहीं आ सकता। आखिर समाज का 90% व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो, किसी भी जाति धर्म से आता हो, वो सांप्रदायिक नहीं हो सकता। राजनीति करने वाले एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए, उन तमाम तत्वों को छोड़ दीजिए जिनको वोट बैंक की केवल चिंता होती है देश के भीतर, वोट के लिए वो कुछ भी करेगा, इस तरह की मानसिकताएं होती है, इस तरह की बातें होती है, तो वहां पे यही होगा। क्या कुछ होगा? वहां इसी तरह की बातें होगी कि भैंस खोल करके मुसलमान को दे देगा, फलाना पार्टी जीत जाएगा, फलाना पार्टी अगर जीत गया तो मुगल सूद छीन लेगा, 4 कमरे हैं तो 2 कमरे लेकर के मुसलमानों को दान कर दिया जाएगा। इस तरह की राजनीति होती है। 10 साल के उपलब्धियों के ऊपर बात नहीं होगी, देश के भीतर बेरोजगारी महंगाई किस तरह की चरम सीमा को छू रही है उस पर बात नहीं होगी। आज के दौर में यही बोलता है कि कारनामा बोलता है, काम बोलता है, गांव बोलता है, क्या बोलता है? बेरोजगारी बोलता है। क्या जवाब दे? क्या बहराइच के लोग इस मुख्य धारा की, जिस मुख्य धारा को पिछले 3 दशकों से नोएडा और गाजियाबाद देख रहा, क्या उत्तर प्रदेश के भीतर पूरा देख रहा है? बहराइच या पूर्वांचल के लोगों को उत्तर प्रदेश के भीतर या आम लोगों को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का हक नहीं है क्या? क्या गिरिराज सिंह जैसे इलाके के भीतर यात्रा निकालने जा रहा है? क्या उस यात्रा के, उस इलाके के विकास के लिए
उस इलाके की प्रति व्यक्ति आय को बेहतर करने के लिए, अच्छा करने के लिए 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कौन सा मील का पत्थर उठा लिए थे? कौन सा माइलस्टोन वाला काम कर दियो? इस सवाल को लेकर के क्या गिरिराज सिंह कभी इस तरह की बातें करेंगे? उधर बाबा सिद्दीकी की हत्या के देश की माया नगरी में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, आर्थिक रूप से हिंदुस्तान के आर्थिक नगर, आर्थिक शहर, मतलब बड़ा शहर, क्या उस घटना के बाद वहां पर तमाम गोली मारी डाली है? एनडीए की सरकार अपने लॉ एंड ऑर्डर को जस्टिफाई करने की कोशिश में है महाराष्ट्र के भीतर। स्वाभाविक बातें नहीं होगी। सांप्रदायिकता कभी भी समाज को दूसरे ढंग से और दूसरे एंगल से ले जाने के सिवा और कुछ भी नहीं करती। कोई सकारात्मक, कोई पॉजिटिव एजेंडा लेकर के नहीं आती है। इसके बावजूद भी क्या कुछ होता है? इसलिए होता है कि क्यों आप अपने रोजगार के मुद्दे पर ना आए। देखते रहिए।